खोल दे पंख मेरे, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो और उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। वेलकम बैक टू टीचिंग वर्ल्ड एकेडमी। आज हम शुरू करने वाले हैं धमाकेदार क्लास, क्योंकि आज हम करने वाले हैं 2018 में आए हुए प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र। ठीक है, आप सभी लोगों को बिल्कुल सही आंसर बताने हैं। अब मैं शुरू करने वाली हूँ पहले प्रश्न के साथ अपनी क्लास। पहला प्रश्न है कि गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। ठीक है, गिरोह अवस्था की बात हो रही है। अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं तो गैंग एज कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, ऑप्शन बी है 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, ऑप्शन सी है 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण, या फिर ऑप्शन डी है 16 वर्ष से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और देखिए, यहाँ बात हो रही है गिरोह अवस्था की, गैंग एज। ठीक है, गैंग एज होती है बाल्यावस्था, यानी कि अगर हम बात करें 6 से 12 साल। ठीक है, उसमें जब बच्चा 6 साल की आयु का होता है तो उसका सामाजिक वातावरण बढ़ने लगता है, बच्चों की रुचि बढ़ने लगती है, इसीलिए हम इसे गैंग एज कहते हैं, क्योंकि बच्चा विद्यालय में जाने लगता है और समवयस्कों के साथ उसका ज़्यादा समय व्यतीत होता है। ठीक है, बच्चों की रुचि बढ़ जाती है, सामाजिकरण बढ़ने लगता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं टोली की आयु या फिर गैंग एज। इसलिए हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि हमसे बाल्यावस्था की पूछी है तो बाल्यावस्था होगी 6 से 12, और हम जो अपना उत्तर देंगे वो इसी एज के अकॉर्डिंग ही देंगे। ठीक है, ऑप्शन ए क्यों सही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ हो रही है किशोरावस्था की बात, इसलिए नहीं होगा, क्योंकि 16 से 19 वर्ष किशोरावस्था में आते हैं। यहाँ भी देखिए, ये भी नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, देखिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसका उत्तर गलत नहीं देना है। प्रश्न है आप सभी लोगों के सामने कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। ठीक है, पियाजे का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तृतीय अवस्था पूछी है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए है कि औपचारिक संक्रिया अवस्था, ऑप्शन बी है पूर्व संक्रिया अवस्था, या फिर ऑप्शन सी होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर ऑप्शन डी होगा संवेदनात्मक गामक अवस्था। अगर हम बात करें पियाजे के सिद्धांत की, तो जो पियाजे ने जो सिद्धांत दिया है उसका नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4, टोटल 4 बताई हैं, और आपसे थर्ड वाली पूछी है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, आपको चारों के नाम याद रखने हैं, चारों के नाम इसी प्रश्न के ऑप्शन में ही दे रखे हैं, इसीलिए आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है, आपको बस रिवाइज करना है। देखिए, सबसे पहली दे रखी है संवेदी पेशीय अवस्था, उसका नाम बदल के दे रखा है थोड़ा सा, संवेदनात्मक गामक अवस्था। ठीक है, ये पहली है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर कहो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अगर हम ऑप्शन से और प्रश्न बनाने की बात करें, क्योंकि हमारी तैयारी है 30/30 की, तो हम तो ऑप्शन से भी प्रश्न बनाएंगे। कैसे कि हम बनाएंगे कि जो अवस्थाएं बताई हैं पियाजे ने उनकी एज क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। एज बताइए, अगर मैं बात करूं पहली की संवेदनात्मक गामक अवस्था की, तो एज होगी जन्म से 2 वर्ष। ध्यान से सुनिए बिल्कुल, और जो मैं बता रही हूँ या तो उसे लिखते जाइए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पहली है संवेदी पेशीय अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। और फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष।
ठीक है, चारों की एज बता दी, जीन पियाजे के सिद्धांत का नाम बता दिया और आपका जो आंसर वो है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा एक शामिल नहीं है। आपसे नहीं है पूछा है, अंडरलाइन करिए, क्योंकि यही आप मिस्टेक करते हो और आपसे पूछा जाता है नहीं और आप बता देते हो कौन सा है। ठीक है, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपसे नहीं पूछा है, अंडरलाइन कीजिए और फिर आप अपने प्रश्न को दोबारा पढ़िए। तो निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, 3 तो दे रखे हैं जो हैं और एक है जो नहीं है। ठीक है, आपको वही चेक करना है। ऑप्शन ए है अधिगम की इच्छा, ऑप्शन बी है प्रेरणा, ऑप्शन सी है रुचि या फिर ऑप्शन डी होगा विषय वस्तु का स्वरूप। बताइए, सोचिए इसका आंसर क्या है। नहीं है पूछा है, नहीं है पूछा है तो हम ध्यान से पढ़ें और देखें तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि हमें पता है कि बालक की अधिगम करने की इच्छा हो, चाहे प्रेरणा हो, चाहे इंटरेस्ट हो, रुचि हो, वह सभी बच्चे के मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं। कैसे कारक? मनोवैज्ञानिक कारक। और अगर हम बात करें विषय वस्तु के स्वरूप की तो यह हमारा वातावरणीय कारक होता है, मनोवैज्ञानिक कारक नहीं होता। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, इसलिए यही आंसर सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। सामाजिक मूल्य बताना है। सामाजिक मूल्य कौन से होते हैं? जिससे बच्चे के अंदर सामाजिक गुणों का विकास हो। ठीक है, फिर आते हैं ऑप्शन ए की सहायता परक व्यवहार होगा, ऑप्शन बी होगा प्राथमिक लक्ष्य, ऑप्शन सी होगा मूल प्रवृत्ति या फिर ऑप्शन डी होगा आक्रामकता की आवश्यकता। सोचिए, बताइए सामाजिक मूल्य कौन सा है। सहायता परक व्यवहार ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आपस में सहायता करने से बच्चों के अंदर सामाजिक गुणों का भरपूर विकास होता है। ठीक है, अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, देखिए यहाँ हम बनाएंगे ऑप्शन से प्रश्न। कैसे बनाएंगे? देखिए, मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? बताइए। बना लिया हमने प्रश्न और आप बताएंगे इसका सही आंसर। मूल प्रवृत्ति किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? मूल प्रवृत्ति दी है मैकडूगल ने। ठीक है, मैकडूगल ने दी है। अगर मैं बात करूं कि मूल प्रवृत्ति कितनी होती है, कितनी बताई थी मैकडूगल ने? ये भी तो प्रश्न बन सकता है। प्रश्न नंबर 2 बना लिया हमने और बताइए मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्ति बताई है? आंसर है 14। कितना? 14। ठीक है, हमने 2 प्रश्न बना लिए, एक अपना उत्तर दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट है पश्च अन्वेषण। ध्यान से पढ़िए, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? चाहे आप पश्च अन्वेषण की बात करें, चाहे आप साधन साक्ष्य विश्लेषण की बात करें, तो आपसे पूछा है निम्न में से किसके उदाहरण हैं ये? ऑप्शन ए है स्वतः शोध, ऑप्शन बी है एल्गोरिथम, ऑप्शन सी है मानसिक वृत्ति या फिर ऑप्शन डी है प्रकारात्मक स्थिरता। सोचिए और बताइए, प्रश्न को दोबारा पढ़िए और बताइए इसका सही आंसर क्या है। पश्च अन्वेषण, साधन साक्ष्य विश्लेषण, जिसमें बच्चा अन्वेषण करे, ठीक है, विश्लेषण करे, निम्न में से किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। स्वतः शोध, स्वतः शोध, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपके सामने फेमस डेफिनेशन। आपको इसे ध्यान से पढ़ना है, स्क्रीनशॉट लेना है और इसे याद रखना है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं पढ़ रही हूँ डेफिनेशन, ध्यान से सुनिए। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा हमने कितना सीखा, उसकी मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को एक ग्राफ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है?
ऑप्शन ए होगा स्किनर, ऑप्शन बी होगा या फिर रॉस, ऑप्शन सी होगा एबिंगहॉस, नहीं, ऑप्शन डी होगा नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका सही आंसर? डेफिनेशन है, परिभाषा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि जितना हम सीखते हैं, सीखने की मात्रा हो, ठीक है, या फिर सीखने की गति हो, चाहे सीखने की प्रगति हो, यह सभी हम एक ग्राफ पर शो कर सकते हैं, जिसे हम सीखने का वक्र कहते हैं। ठीक है, यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिल्कुल सही बताया, एबिंगहॉस। एबिंगहॉस सही आंसर है। यह जो डेफिनेशन दी है एबिंगहॉस नहीं दी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना लीजिए, इसे आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोगों का फेवरेट क्वेश्चन थॉर्नडाइक से, इसका तो आपको बिल्कुल सही आंसर बताना है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? नहीं है मिल जाए वहाँ अंडरलाइन करिए, क्योंकि हमें अपना उत्तर गलत नहीं देना है। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? नहीं है पूछा है, ठीक है, 3 तो हैं प्राथमिक नियम और एक आपसे पूछा है जो नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, ऑप्शन बी है अभ्यास का नियम, ऑप्शन सी है प्रभाव का नियम, या फिर ऑप्शन डी है तत्परता का नियम। आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि यह जो बी, सी और डी, ठीक है, बी, सी, डी, यह प्राथमिक नियम है। ठीक है, सबसे पहला जो थॉर्नडाइक ने जो नियम बताए थे वो प्राथमिक नियम बताए थे 3 और गौण नियम बताए थे 5। कितने? 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम। ठीक है, 3 मुख्य नियम कौन से? ज़्यादा याद हमें आ नहीं रहे हैं, हम तो ऑप्शन से ही रिवाइज करेंगे। कैसे? पहला बताया था तत्परता का नियम, दूसरा बताया था अभ्यास का नियम और तीसरा बताया था प्रभाव का नियम। हमें तो यहीं से मिल गया आंसर। ठीक है, मुख्य नियम 3 याद हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ गौण नियम कौन कौन से थे। देखिए, सबसे पहला था बहु प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, दूसरा था मानसिक स्थिति का नियम, तीसरा था आंशिक क्रिया का नियम या फिर तत्वों की पूर्व सामर्थ्य, 4th था समानता का नियम और 5th था साहचर्य परिवर्तन का नियम। 5 गौण नियम, 3 मुख्य नियम। ठीक है, आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, यह जो है वो है गौण नियम। ठीक है, इसीलिए हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अब यह आपसे घुमाकर पूछा है, सिद्धांत का नाम बदलकर पूछा है और आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? सबसे पहले तो आपको पहचानना है यह सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है, उसके बाद आप बता पाएंगे कि अनुकूलन पर बल देता है इसमें से सही आंसर कौन सा है। ऑप्शन ए है तर्क, ऑप्शन बी है व्यवहार, ऑप्शन सी है चिंतन, या फिर ऑप्शन डी है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, घुमाकर पूछा है और आप इसका सही आंसर बताइए। आंसर है व्यवहार। व्यवहार कैसे? क्योंकि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? पावलोव। अरे पावलोव, क्योंकि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का जो नाम बदलकर आता है वो यही आता है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। इन्होंने ही तो किया था कुत्ते पर प्रयोग और इन्हीं मनोवैज्ञानिक ने बताया था व्यवहार अनुकूलित कैसे होता है। ठीक है, व्यवहार अनुकूलन पर बल जिस मनोवैज्ञानिक ने दिया था पावलोव ने दिया था। ठीक है, आप कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि नाम बदल दिया था, लेकिन मैंने आपको सही सही बता दिया। जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का नाम बदलकर अगर आता है तो यही आता है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। और पावलोव व्यवहारवादी थे। क्या थे? व्यवहारवादी। इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो व्यवहार होगा। ठीक है, चलिए
यह प्रश्न भी बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें भी आपसे नाम बदल कर ही पूछा है। आपको फिर कंफ्यूजन होगी और आप फिर गलत आंसर बताएंगे। आप सोचेंगे तो सही तक पहुंच जाएंगे। सोचिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? अगर आपको ये याद है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है तो आप सोच पाएंगे कि इसका दूसरा नाम क्या है। याद कीजिए, ऑप्शन ए है समीपस्थ अनुबंधन, या फिर ऑप्शन डी होगा नैमित्तिक अनुबंधन, या फिर ऑप्शन डी होगा प्राचीन अनुबंधन, या फिर ऑप्शन डी होगा चिन्ह अनुबंधन। अगर हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर और आपको इसका सही आंसर भी बताना है और आप बताएंगे। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो सिद्धांत है वो किस मनोवैज्ञानिक का है? सोचिए, मनोवैज्ञानिक का नाम है, आप जानते हैं, मैं जैसे ही बोलूँगी आप कहेंगे याद आ गया। बिल्कुल, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो दिया है वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? अब मैं आपको नाम बताने वाली हूँ। स्किनर, याद आया? चूहे पर प्रयोग किया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इसी का तो नाम बदल के पूछा है, इसी का नाम बदल के पूछा है। बताइए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का जो दूसरा नाम है वो है नैमित्तिक अनुबंधन। क्या है? नैमित्तिक अनुबंधन। इससे आपको क्या पता चलता है कि आपको सिद्धांतों के नाम तो याद रखने ही है, साथ के साथ आपको ये भी याद रखना है कि सिद्धांतों के अन्य नाम कौन कौन से हैं। ठीक है, इससे ये तो पता चल गया ना। एनालाइज करने से यही तो याद हो जाता है कि हमें क्या चीज़ याद रखनी है और क्या चीज़ नहीं रखनी है। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है उसका दूसरा नाम आपको मिल गया नैमित्तिक अनुबंधन। ठीक है, अगर हम प्राचीन अनुबंधन की बात करें तो बताइए, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत किसका है? अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत है, सोचिए, नाम है पावलोव। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहो या अनुकूलन का सिद्धांत कहो या फिर प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत कहो, सभी के नाम है पावलोव। हमारा आंसर तो ऑप्शन बी है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न है 2018 का आखिरी प्रश्न। आपको गलत नहीं देना है, तैयार हो जाइए इस प्रश्न का सही आंसर देने के लिए। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? देखिए फिर से यहाँ नहीं है पूछा है आपसे, है तो कई बार मतलब बता दोगे आप, लेकिन नहीं है आप रॉन्ग कर देते हो। इसलिए मैंने आपको बताया अंडरलाइन करो और प्रश्न को दोबारा पढ़ो। कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? इसमें से 3 तो हैं जो अधिगम की विशेषता है और एक है जो नहीं है। आपको चेक करना है कौन सी नहीं है। ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन ए दे रखा है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। ऑप्शन बी है अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, या फिर ऑप्शन सी है अधिगम प्राणी की अभिवृत्ति है, या फिर ऑप्शन डी है अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। सोचिए, आपको लग रहा होगा चारों ही सही दे रखे हैं यहाँ तो। हमें तो चारों ही सही लग रहे हैं, हमें तो नहीं पता भाई कौन सा है। चारों कैसे सही हो सकते हैं? चारों एक से लग रहे हैं, आपको एक नहीं लगना चाहिए। अगर हम बात करें व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन तो यह सही है, इसी को हम अधिगम कहते हैं। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, ये भी सही है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, अगर हमारे सामने लक्ष्य नहीं होगा तो हमारा अधिगम भी सफलतापूर्वक नहीं होगा। ठीक है, तो अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, ये भी सही है। अब बचा ऑप्शन ए। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि ऑप्शन ए ही सही है, क्योंकि यह अधिगम की विशेषता है ही नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। हम सामने से व्यक्ति को देखकर नहीं बता सकते कि इसने कितना सीखा। ये हमें
व्यवहार का अवलोकन करने से या फिर वो जब करके बताएगा उससे, इस सब चीज़ों से पता चलता है। हम प्रत्यक्ष रूप से देखकर नहीं बता सकते। ठीक है, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है नहीं। ठीक है, इसलिए यही विशेषता नहीं है, बाकी 3 हैं। 3 आप याद रखिए, फिर से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 आपको याद रखनी है और जो नहीं है वो मैंने आपको बता दी। अब अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता। ठीक है, आज की क्लास का समापन करते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।